लल्ला लल्ला। ओके, अच्छो, गुड 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 इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या कर चुके हैं? सिलेबस पूरा खत्म कर चुके हैं। सिलेबस खत्म करने के बाद हम लोगों ने कुछ टॉपिक का ऑडियो रिवीजन भी कर लिया है, कुछ टॉपिक का बाकी है, वो हम करते जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू बाकी थे, वो खत्म हो गए। 5 के एमसीक्यू थे, वो खत्म हो गए। अब 2 चैप्टर के एमसीक्यू बाकी है, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, इसके एमसीक्यू बाकी है। तो आज हम क्या करेंगे, आज का हमारा टारगेट चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यू को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, ऑडियो रिवीजन करेंगे उस चैप्टर का। ठीक है मालिक? मतलब अपने जितने दिए हुए कमिटमेंट है सब पूरे हो जाएंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, कॉस्ट। चैप्टर नंबर 3 कॉस्ट, बराबर है। चैप्टर नंबर 3 कॉस्ट। पहले 10 एमसीक्यू स्टार्ट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पहले 10 एमसीक्यू स्टार्ट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो जल्दी से। आराम से एक एक एमसीक्यू को पढ़ो, क्या लिखा है वो देखो। डन है? चलो चेक करते हैं। सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स? सिंगिंग, प्रिवेंटिंग अ चाइल्ड फ्रॉम फॉलिंग इनटू मैनहोल, पेंटिंग अ पिक्चर और टॉयलिंग सॉइल। आई गेस टॉयलिंग सॉइल। रीजन, क्या रीजन है सर? कन्वर्टिंग नेचुरल रिसोर्स फॉर यूज फॉर्म्स अ यूटिलिटी। डोंट यू थिंक फॉर्म यूटिलिटी? यस और नो? फॉर्म यूटिलिटी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है।
उसके बाजू में रीजन होना चाहिए, कन्वर्टिंग नेचुरल रिसोर्स फॉर यूज, इसे हम प्रोडक्शन मानते हैं, इसे हम क्या मानते हैं, प्रोडक्शन। चलिए रिवाइज करते हैं, चैप्टर नंबर 3 में 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड ऑल फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, लैंड तब तक यूज नहीं हो सकता जब तक कि आप उसे यूजफुल ना बना दें, तो कोई भी फ्री रिसोर्स को हम यूटिलिटी में तब तक नहीं ला सकते जब तक हम उसको यूजफुल ना बना दें, इसलिए टॉयलिंग ऑफ सॉइल इज द राइट आंसर। यस, पॉइंट नंबर 2, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, AP is at maximum when MP is equal to AP, so answer should be A only. Which of the following is not a characteristic of land, not a characteristic ढूंढना है, supply of economy is limited, it is immovable, you depend upon human efforts, पहले 3 तो characteristic है, मतलब आंसर क्या आया, फोर्थ, produced by forefather, क्योंकि man cannot create a matter, बाजू में लिखिए, नेचुरल रिसोर्स कांट बी प्रोड्यूस, दैट इज मेन कैनॉट क्रिएट अ मैटर, मेन कैनॉट क्रिएट अ मैटर। Done. Fourth, which of the following statement is true? Which of the following statement is true? Accumulation of capital depends solely on income? No, क्योंकि आपका कैपिटल तब भी बढ़ सकता है जब आप कॉस्ट सेव कर लो, तो वो नहीं हो सकता। सेविंग कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय गवर्नमेंट पॉलिसी, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के टैक्सेस कम रहेंगे तो आपकी सेविंग्स ज्यादा बढ़ेगी। सो इफ टैक्सेस आर हाई, सेविंग इज लो, इज द रीजन। Fifth, in the production of wheat, all of the following are variable factors that are used by farmer except the field. क्यों? क्योंकि field क्या है बेटा, fixed capital, field is equal to fixed capital. The marginal product of variable input is best described as additional output resulting from one unit increase in वेरिएबल इनपुट, ये तो डेफिनेशन ही है। यस, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न इंप्लाइज इंक्रीज इन मार्जिनल कॉस्ट। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न की बात कर रहा है वो। मार्जिनल रिटर्न कब कम हो जाएंगे, जब हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। ये उस एमसीक्यू का इंटरप्रिटेशन है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न कब होगा, जब हमारी इंक्रीजिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। सो इफ कॉस्ट अप देन रिटर्न्स डाउन, ये उसको घुमा के पूछा गया क्वेश्चन है। 8, द शॉर्ट रन एज इकोनॉमिस्ट यूज द फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, शॉर्ट रन में एटलीस्ट वन इनपुट इज फिक्स्ड, ऑल अदर इनपुट्स आर वेरिएबल, आंसर इज ए। ये तो क्या है बेटा, डेफिनेशन ही है, ये तो क्या है बेटा, डेफिनेशन ही है। 9th, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, मार्जिनल एवरेज एंड टोटल प्रोडक्ट कर्व एनकाउंटर्ड बाय द फर्म प्रोड्यूसिंग इन शॉर्ट रन एग्जिबिट ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन एक्सेप्ट, अगर आप पहले 3 को देखोगे तो तीनों भी ट्रू स्टेटमेंट है, लास्ट वाले को देखोगे तो फॉल्स है। व्हेन एमपी इज मैक्सिमम, AP equals to MP and total product is rising. 10th, to economists the main difference between short run and long run is, बताओ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में मेजर डिफरेंस क्या है? शॉर्ट रन में एटलीस्ट एक इनपुट क्या रहता है? फिक्स, एंड अदर इनपुट क्या रहते हैं? वेरिएबल, जबकि लॉन्ग रन में सारे इनपुट क्या रहते हैं? वेरिएबल। यही एक मेजर डिफरेंस है, आंसर शुड बी सी। क्लियर है? यस, नेक्स्ट 10।
I think it's done. Check. 11th, which of the following is the best definition of production function? Don't you think production is a function between input and output? Answer should be C. It's a definition. 12th, the law of diminishing returns apply to short run. याद आ रहा है, क्योंकि शॉर्ट रन में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न होता है और लॉन्ग रन में लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल. सो ये भी अगेन कॉन्सेप्ट सिर्फ शॉर्ट रन के लिए ही है. 13, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट. डिमिनिशिंग रिटर्न ऑकर्स. बताइए डिमिनिशिंग रिटर्न्स कब होते हैं? डिमिनिशिंग रिटर्न्स मतलब नीचे आते हैं जब एमपी फॉल होता है. व्हेन यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट आर एडेड टू फिक्स्ड इनपुट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल. सो आपका डिमिनिशिंग रिटर्न तब होता है जब एमपी फॉल होता है. बाजू में लिखिए, जब एमपी फॉल होता है. बराबर. चलिए कुछ डिटेल्स दी है आपको, कुछ डिटेल्स दी है आपको और उससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस बोले हैं, उससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस बोले हैं. राइट. अच्छा जी, आवर्स ऑफ लेबर दिया है 0 1 2 3, आउटपुट दिया है, मार्जिनल प्रोडक्ट दिया है. व्हाट इज द टोटल आउटपुट व्हेन 2 आवर्स ऑफ लेबर आर एम्प्लॉयड? 2 आवर्स अगर लेबर एम्प्लॉयड किए तो डोंट यू थिंक 180 हो जाएगा, क्योंकि एमपी क्या है 80. तो आंसर शुड बी 180. कैसे निकाल सकते हो? फॉर्मूला लगाओ, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू टीपी. बराबर है, सेम फॉर्मूला लगा करके यूज कर सकते हो. 15, व्हाट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ थर्ड आवर? मार्जिनल थर्ड आवर का 60. कैसे निकाला आपने? टोटल लेबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर्स. 16, व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्ट? टोटल लेबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर 80, that is 240 upon 3. 17, which cost increase continuously with increase in production? Variable cost. जितना जितना आप प्रोडक्शन करते जाएंगे उतना उतना वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता जाएगा, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ वन एडिशनल इनपुट. बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ वन एडिशनल इनपुट, इसीलिए उसका आंसर वेरिएबल कॉस्ट होना चाहिए. 18th, which of the following कॉस्ट कर्व इज नेवर यू शेप्ड? एवरेज कॉस्ट कर्व. देख वेरिएबल कॉस्ट कर्व यू शेप्ड होता है, टोटल कॉस्ट कर्व भी समवॉट यू शेप्ड जाएगा, बट एवरेज कॉस्ट कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग. बाजू में लिखिए, एवरेज कॉस्ट कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. 19th, टोटल कॉस्ट इन शॉर्ट रन इज क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट. विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरिएबल कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल. कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज वेरिएबल कॉस्ट. एक एक इनपुट जैसे आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका कॉस्ट बढ़ता जाएगा. 20th, इन शॉर्ट रन व्हेन द आउटपुट ऑफ द फर्म इंक्रीज इट्स एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. एक मिनट, शॉर्ट रन में व्हेन द आउटपुट इंक्रीज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, वो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं पूछ रहे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पूछ रहे. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट गोज डाउन. बाजू में लिखिए, the question is about average fixed cost which goes down. The question is about average fixed cost which goes down. Done. So answer should be B. 21 से 30 start. अच्छा कितनों के 2 गलत हुए? एक का भी नहीं. 2 1 2 3 4 5 6. समझ में आया बेटा कहां गलती हुई? बढ़िया. 21 से 30 गो ऑन. जितने बच्चे ऑनलाइन हैं सारे बच्चों को जम रहा है बेटा? रीजन समझ में आ रहा है सभी के?
हर बार की तरह आंसर के बाजू डॉट बना दीजिए, बाद में देखेंगे हमको क्या सही लगता है क्या गलत लगता है, हम कहाँ गलत हुए। आई थिंक इट्स डन। एक मिनट, ओके। इस चैप्टर के जो पीछे के आंसर है कुछ वो शायद आगे पीछे हुए, गलत हुए, तो जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो सही आंसर होंगे, तो पीछे के आंसर एक बार देख लेना। I think it's done. Check it out. 21. Which of the following is also known as planning curve? Long run average cost curve. Definition में लिखा था, no explanation needed. 22. If firm moves from one point on a production isoquant to another, which of the following will not happen? Isoquant मतलब input is equal to output which remain same. So a change in the level of output can do it. A change in the level of output. 23. With which of the following concept marginal cost is closely related? Marginal cost is closely related with variable cost, क्योंकि marginal cost ही आपकी क्या डिनोट करती है? Variable cost. बाजू में लिखो marginal cost denotes variable cost. 24th. Which of the following statement? 24th. Which of the following statement is correct? When average cost is rising, marginal cost is also rising, must also be rising. ऐसा जरूरी नहीं है. When average cost is rising, marginal cost must be falling. ये भी जरूरी नहीं है. When average cost is rising, marginal cost is above average cost. ये तो concept ही है. Yes, law of diminishing marginal utility का. So बाजू में लिखिए 24 refer law of diminishing marginal utility. 25. Which of the following is an example of explicit cost? Explicit cost मतलब जो out of pocket cost होती है उसको हम अपन explicit cost बोलते हैं. Explicit cost is considered only in accounts. Economics में तो हम implicit plus explicit cost cover करते हैं. Answer should be C, the payment of wages, because these are actual out of pocket expenses. Because these are actual out of pocket expenses. 26. 26. Which of the following is an example of implicit cost? Interest that could have earned. ये क्या डिनोट कर रहा है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो इंटरेस्ट में अर्न कर सकता था, इसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं. ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. यूज द फॉलोइंग डेटा 27 to 29. 27 to 29 अब इस डेटा पे भरना है. आउटपुट बताया है 6 तक, आउटपुट पे टोटल कॉस्ट बताई गई है. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एट यूनिट 2 ऑफ आउटपुट इज. अब जरा समझते हैं. टोटल कॉस्ट दिया है, सुनो, उन्होंने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पूछा.
लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम में एक दिक्कत है, फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में तो बताया ही नहीं है, तो हम एवरेज कैसे निकालेंगे? लेकिन क्या कोई तरीका है जिससे हम फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लें? देखो, 1 यूनिट से 2 यूनिट में जो चेंज आया होगा वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट डिनोट कर रहा होगा। अब 1 यूनिट से 2 यूनिट में जो वेरिएबल कॉस्ट आया होगा वो बताओ कैसे निकला होगा? सी, मैं आपको समझाता हूं, और भी आसान तरीके से समझाता हूं। एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, इफ देर इज योर टोटल कॉस्ट, इट सिंपली डिनोट्स फिक्स्ड कॉस्ट। ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ याद आ रहा है मालिक आपको? एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट विल देयर बी एनी कॉस्ट? यस। अगर इस क्लास में, एग्जाम्पल याद करो, अगर इस क्लास में एक बच्चा भी नहीं बैठा है तो भी हमको 50,000 का रेंट पे करना है। सो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट आवर टोटल कॉस्ट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट डिनोट्स फिक्स्ड कॉस्ट। अब इसमें फिक्स्ड कॉस्ट कैसे ढूंढना है? एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट योर फिक्स्ड कॉस्ट इज 240, तो आंसर इज वेरी सिंपल, योर फिक्स्ड कॉस्ट इज 240। इफ योर फिक्स्ड कॉस्ट इज 240, तो सेकेंड लेवल पे तुम्हारा एवरेज कॉस्ट क्या होगा? 240 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 120। बाजू में लिखो, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टोटल कॉस्ट डिनोट फिक्स्ड कॉस्ट। एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टोटल कॉस्ट डिनोट फिक्स्ड कॉस्ट। Hence, fixed cost will be 240. So, FC divided by O is the formula. आपने आज तक ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व किए थे चैप्टर नंबर 3 में, हम फास्ट ट्रैक में भी ये कर रहे हैं, रेगुलर में सोचो करते ही होंगे। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी बेटा? 240 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आना चाहिए? 120। 28. The marginal cost of 6th unit, don't you think 80? Marginal cost 80, 690 minus 10. So answer should be 80. 29. Diminishing marginal return start to occur between, diminishing marginal return start to occur between 4 and 5. पूछो कैसे? चेक कर लो, चेक करो ना। तुम्हारे हर जगह के ग्रोथ देखो, उधर के ग्रोथ देखो, तुमको समझ में आएगा। इट इज बिटवीन 4 to 5। 30th, marginal cost is defined as change in total cost due to 1 unit change in output। डेफिनेशन है ब्रो, डेफिनेशन ही वही है। 30 MCQ हमने खत्म कर दिए इन लेस देन हाफ आवर, ये बहुत अच्छी स्पीड है। इन लास्ट के 10 में हाउ मेनी पीपल? एक गलत से, सिर्फ एक गलत। कौन सा गलत हुआ? लास्ट वाला गलत हुआ। लास्ट वाला तो डेफिनेशन है ब्रो तेरा। 29th, अब समझ में आया गलती क्या थी तेरा? 29 समझ में आया गलती क्या थी? डन। 31 to 40, कम ऑन। 31 to 40।
I think it should be done. Take 1 minute more. बताइए सर. I think it's done. 31 market is important. Which of the following is true relation between marginal cost function and average cost? Don't you think marginal cost intersect the average total cost curve at minimum average total cost? चार्ट देखेंगे आपको कुछ समझ में आएगा. 32. Which of the following is not a determinant of firm's cost function? Price. क्योंकि फर्म के आउटपुट प्राइस का कॉस्ट से कोई संबंध नहीं है. क्वेश्चन आप पूछ रहा है फर्म्स का कॉस्ट फंक्शन, तो आप टैक्सेस पे दिमाग लगाओ, प्रोडक्शन फंक्शन पे दिमाग लगाओ, लेबर पे दिमाग लगाओ, क्योंकि ये तीनों चीजें कॉस्ट पे इफेक्ट करती है. प्राइस ऑफ फर्म्स आउटपुट इसके ऊपर दिमाग लगता नहीं, क्योंकि कॉस्ट पे जब आप प्रॉफिट मिलाओगे तो आपका सेल्स प्राइस बनेगा. तो कॉस्ट फंक्शन में पहले तीन चीज का काम है, लास्ट का कोई काम नहीं है. Which of the following statement is correct? TFC is equals to TC minus TVC. फॉर्मूला अपन ने लिखा हुआ है ब्रो. 34. Suppose the output increase in short run, the total cost will increase. सवाल अलग अलग है, ध्यान से सुनिए. सवाल है शॉर्ट रन में अगर मेरा आउटपुट इंक्रीज हो रहा तो कॉस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा? कॉस्ट विल इंक्रीज, क्योंकि जहां आपने आउटपुट बढ़ाया वेरिएबल कॉस्ट के कारण आपका आउटपुट कॉस्ट बढ़ेगा. आंसर शुड बी बी. 35. Which of the following statement concerning the long run average cost curve is false? बोलो बोलो. आंसर शुड बी C. The short run cost curve at minimum point of the long run average cost curve represent at least cost plant size of all level of output. 36. A negatively sloped part of long run average cost curve is due to which of the following factor? अगर आपका एवरेज कॉस्ट कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका आउटपुट इंक्रीज हुआ होगा. सो इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी इज द राइट आंसर. सोचिए ना, अगर मेरा कॉस्ट है 10,000 और मेरा आउटपुट है 10, द वैल्यू विल बी 10. यस और नो? यही मेरा आउटपुट 15 कर दे तो क्या मेरा एवरेज कॉस्ट और कम हो जाएगा? सो व्हेन विल मेरा निगेटिवली स्लोप एवरेज कॉस्ट कर्व क्यों है? मतलब मेरा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट वर्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि मेरी प्रोडक्शन बढ़ गया है. बाजू में लिखिए, प्रोडक्शन बढ़ने से एवरेज टोटल कॉस्ट कम हो जाती है. प्रोडक्शन बढ़ने से एवरेज टोटल कॉस्ट कम हो जाती है. A positively sloped long run average cost curve is due to diseconomies of scale. Diseconomies of scale. 38.
A firm's average total cost is 300 at 5 unit of output. 5 unit of output के लिए 300 is my average total cost. 326 unit के लिए. So what is the marginal cost? Don't you think marginal cost का formula क्या था, जरा याद करो. Marginal cost is equals to total cost at nth unit minus total cost at n minus 1. तो आपको नहीं लगता अगर हम ये फॉर्मूला लगाए, टोटल कॉस्ट एट 6th यूनिट, 6 यूनिट इंटू 320 बिकेम माई 1920. 5 यूनिट के लिए 300 मतलब मेरा टोटल कॉस्ट बनता है 1500. 1920 माइनस 1500, 420 शुड बी योर आंसर. फॉर्मूला लगाया गया मार्जिनल कॉस्ट का. बाजू में आप रीजन लिख सकते हैं. मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट एट nth यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट एट n माइनस 1. तो हमने 6th यूनिट की टोटल कॉस्ट में से 5th यूनिट की टोटल कॉस्ट को माइनस किया तो मेरा आंसर 420 आया. मजा आया नहीं आया? दिस इज द लेवल ऑफ योर इकोनॉमिक्स. दे आस्क, दे डोंट जस्ट आस्क अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट. कम ऑन, ये है लेवल ऑफ क्वेश्चंस. इन लेवल ऑफ क्वेश्चंस को जब करते हो तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि साला क्वेश्चन आया और मैं दिखाऊं, क्योंकि तुमने हर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व किया. इजी क्वेश्चन सॉल्व किया, प्रॉब्लम्स भी लिए इकोनॉमिक्स में. आप देखिए आपके मैक्सिमम दोस्त ने तो कभी प्रॉब्लम्स देखे ही नहीं होंगे. आप में से ही कई लोगों ने प्रॉब्लम नहीं देखे इकोनॉमिक्स में. आपको अब समझ में आ रहा है वो फॉर्मूले को रटना नहीं, उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है. समझ आ रहा है बात? प्रॉब्लम नंबर 39. A firm producing 7 unit of output at an average total cost of 150, मतलब total cost हो गई 1050, and pays 350 at its fixed cost. 350 भी ऐड कर लिया तो बताइए टोटल कॉस्ट कितनी बन गई? टोटल कॉस्ट बन गई अपनी 150 इंटू 7. फिक्स्ड कॉस्ट है उसमें से अपनी 350. तो डोंट यू थिंक मुझे टोटल कॉस्ट मिल गई, मुझे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मिल गई. नाउ द क्वेश्चन इज what is the average total cost made up of variable cost. फॉर्मूला क्या लगाएंगे जरा बताइए. उसमें भी वो बोल रहे हैं एवरेज. तो डोंट यू थिंक मेरा टोटल कॉस्ट है, मेरा फिक्स्ड कॉस्ट मेरे को दिया हुआ है, मतलब मेरा एवरेज कॉस्ट कितना बन गया 700. फॉर हाउ मेनी यूनिट्स? 7 यूनिट्स. तो 700 डिवाइडेड बाय 7 मतलब डोंट यू थिंक आंसर आएगा 100. फॉर्मूला क्या लगाया है? पहले वहां पे टोटल कॉस्ट निकाला. टोटल कॉस्ट कैसे निकाला? 7 यूनिट्स इंटू 150, ये बना मेरा टोटल कॉस्ट. यस, क्योंकि वहां पे एवरेज टोटल कॉस्ट दिया था. एवरेज टोटल कॉस्ट के बाद फिक्स्ड कॉस्ट पकड़ा आपने. फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन सेम, तो हमने फिक्स्ड कॉस्ट को भी ऐड किया. बराबर है. टोटल कॉस्ट में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किया, क्या बन गया? टोटल वेरिएबल कॉस्ट. टोटल वेरिएबल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड किया तो हमारा बन गया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. क्या बन गया बोलो बेटा? हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. आंसर शुड बी 100. गेटिंग दिस मालिक? अच्छा जी. क्वेश्चन नंबर 40 से लेके 44 तक के पीछे का आंसर गड़बड़ है, जिसको हम यहां सुधारेंगे. अ फर्म हैज अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 1000 एट 5 यूनिट. इट्स फिक्स्ड कॉस्ट आर 400. What will be the average total cost? एक मिनट समझिए, कैसे निकालेंगे बताइए. सबसे पहले 1000 डिवाइडेड बाय 5 कर लें. 400 रुपीज नहीं, 400 नहीं, 200 रुपीज पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट बन गया. फिक्स्ड कॉस्ट 400 है, तो 400 डिवाइडेड बाय 5 मतलब पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कितना बन गया? 80. पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट प्लस पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, आपको नहीं लगता एवरेज टोटल कॉस्ट बन गया? एंड दैट विल बी, बोलो जल्दी, दैट विल बी 280. एवरीबॉडी से यस. सो आंसर शुड बी, बोलो, ए. 41. A firm's average fixed cost is 20 at 6 unit of output.
what will be its out what will be at 4 यूनिट ऑफ आउटपुट? जरा ध्यान से सुनिए, 20 इंटू 6 मतलब 120, तो 6 यूनिट के लिए अगर 120 है तो 4 यूनिट के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 6, विल दैट बी 30? आंसर शुड बी 30। 6 यूनिट के लिए अगर मेरी कॉस्ट 120 है तो 4 यूनिट के लिए कितना हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए? ये होगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 120 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 6। इज द आंसर कमिंग टू 30? नहीं, एक मिनट रुको। अ फर्म्स एवरेज कॉस्ट इज 20 एट 6th यूनिट। हाँ तो एक मिनट, क्या बोले? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट दिया है ना, तो हमारी टोटल कॉस्ट 120 बनती है। हाँ बराबर है, सो 120 डिवाइडेड बाय 4 होना चाहिए वो, करेक्ट। मेरा टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू 20 इंटू 6 दैट इज 120, तो 4 यूनिट के लिए 30। 42nd, which of the following statement is true? A, the service of a doctor are also considered as production. 43, which of the following function is of an entrepreneur? All of the above. Answer should be D. In describing a given production technology, shortrun is best describing as lasting as long as one input is fixed. 45, if decreasing return to scale are present, then if all input are increased by 10%, then output will also be increased by 10%. 46, the production function is a relation between a given combination of input and highest resulting output. प्रोडक्शन फंक्शन में हम गिवन इनपुट के साथ हाईएस्ट आउटपुट मैच करते हैं। जी बेटा 40 सी, अगर डिक्रीजिंग रिटर्न है, आप जैसे ही इनपुट बढ़ाओगे, इनपुट बढ़ेगा तो फिर आउटपुट भी उतने % से बढ़ेगा ना। आंसर शुड बी सी, आउटपुट विल इंक्रीज बाय लेस देन 10%। वाई लेस देन 10%? क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न है ना। डिमिनिशिंग रिटर्न में आप इनपुट ज्यादा देते हो लेकिन आउटपुट उससे कम का आता है, इसलिए आंसर सी है। 47, if the marginal product of labor is below the average product, it must be true that average product of labor is falling, क्योंकि if MP is going down, AP also goes down। बाजू में लिखिए, if MP goes down, AP also goes down। Yes. 48, the average product of labor is maximized when marginal product of labor is equal to average product, because MP should be equal to AP। 49, the law of variable proportion is drawn under all of the assumption except the technology is changing, because we assume technology remain same। बाजू में लिखिए, we assume technology remain same। Last MCQ for the day, what is production function? A relationship between input and output। क्लियर है मालिक? That's it। 50 MCQ आज हमने किए, घर जाके एक बार प्लीज इसकी प्रैक्टिस करिएगा।
आज आपको कुछ एमसीक्यू होमवर्क दे रहा हूं, 50 से 70 एमसीक्यू आपके लिए होमवर्क है। इन टोटल कितने हैं? 82 है ना? हाँ, तो एक काम करो, पूरे करके आ जाओ, ठीक है? 10 से कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, पूरे करके आ जाओ। डिस्कशन तो हम बाय डिफॉल्ट में कल करेंगे ही। यस, हर बार की तरह क्या ओपन करोगे? हर बार की तरह क्या ओपन करोगे? फोन ओपन करो। आज किसका रिवीजन करेंगे बताओ? थर्ड का करें या चैप्टर नंबर 2 के डिमांड का करें? मतलब मेरे को लगता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? देखो, अपन ने चैप्टर नंबर 5 कर लिया, चैप्टर नंबर 2 का कंज्यूमर आप तक के ऑलरेडी पहुंच चुका है। कराए ना भाई, कैसे कर रहे हो? नहीं तो मैं आज और एक बार डाल देता हूं। लेट अस डू इट फॉर क्या बेटा? डिमांड। यार पानी है क्या? पानी है किसी के पास? प्लीज पानी दो ना, मैं सिर्फ पानी दो। तब तक क्या आप अपने हथियार रेडी कर लो। थैंक यू। अब अटेम्प्ट में पास है डायरेक्ट। हाँ, चैप्टर मतलब ये मेरा नहीं है क्या? बॉटल मेरा नहीं है क्या? चलो, ये खुलता कैसे है? इतना कॉम्प्लिकेट कौन करता है? मतलब बॉटल को इतना कॉम्प्लिकेट कौन करता है? नहीं तो ये यहाँ काय के लिए रखा है? अंदर बाहर करने के लिए? अरे मतलब इसका काम क्या है पूरे आउटपुट में? भाई जी देखिए, एक ऐसा ढक्कन है, पूरा भारत देखिए, एक ऐसा ढक्कन है जिसमें से ये ऐसा बाहर आ जाता है और आप अंदर बाहर करते बैठिए, पर इसका आउटपुट क्या है मेरे को आज तक वो नहीं समझा। अच्छे से अंदर भी नहीं जा रहा। अरे इससे भागवत गीता का एक बहुत अच्छा सार मेरे को याद आ गया कि कभी खुशी ना मिले तो जो मिले उसे ही खुशी मान लो। बराबर है? चलो बेटा, 3 2 1 गो। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, दिस इज विजय साडा फ्रॉम एकत्वम अकेडमी। आज हम ऑडियो रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 डिमांड का। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज पीछे चल जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मेडिटेशन मोड पे पूरे चैप्टर को सुनिएगा। और हाँ, हमें इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे फॉलो करना मत भूलिएगा। आइए जल्दी से देखते हैं डिमांड फंक्शन। डिमांड अगर देखा जाए तो डिमांड अराइज होती है व्हेन देयर इज अ विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। सो डिमांड of a consumer refers to quantity of goods and services that consumer are willing and able to buy at a various price during a given period of time. Yes, unless a willingness is backed by ability to purchase, it cannot be said as demand. We always express quantity demanded at a given price. Yes, there are certain determinants of demand. मतलब कुछ चीजें ऐसी है जिस पे डिमांड डिपेंड करती है। डिमांड किन किन चीजों पे डिपेंड करती है? द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड इंक्लूड प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दूसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, थर्ड इनकम ऑफ कंज्यूमर, फोर्थ टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फिफ्थ कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, नेशनल इनकम एंड क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबिलिटी। इन सभी के ऊपर आपकी डिमांड डिपेंड करती है। हालांकि मेजरली अगर देखा जाए तो डिमांड 3 चीजों का फंक्शन है। डिमांड फंक्शन, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ मेजरली 3 थिंग: प्राइस ऑफ द गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सो डिमांड फंक्शन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ पी एक्स वाई एंड आर, दैट इज
फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, वाई दैट इज इनकम, एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। फिर हमने देखा था डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल रिप्रेजेंटिंग प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वी कॉल्ड इट एज अ डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल दो तरीके के होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल। एक आदमी का डिमांड इंडिविजुअल डिमांड, पूरे मार्केट का डिमांड इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। फिर हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड, एल्फ्रेड मार्शल लॉ ऑफ डिमांड देते हैं। लॉ ऑफ डिमांड कहता है इफ द मार्केट प्राइस गोज अप, इफ द मार्केट प्राइस गोज अप, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द प्रोडक्ट गोज डाउन, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। जब हम ये वर्ड यूज करते हैं अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, वी मीन अदर determinants of demand remain constant, income etc, the demand solely based on price। इसके बाद हम आते हैं डिमांड कर्व पे। डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड नेगेटिव स्लोपिंग रिप्रेजेंटिंग हायर क्वांटिटी इज डिमांडेड एट अ लोअर प्राइस। डिमांड कर्व इंडिविजुअल भी होती है जो फ्लैटर होती है, मार्केट डिमांड सॉरी इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज स्टीपर whereas market demand curve is flatter because it shows lower quantity and higher demand। Now there are certain exception to the law of demand। पहला conspicuous goods, दूसरा given goods, तीसरा conspicuous necessity, चौथा future expectation about price, पांचवा irrational behavior of consumer, then demand for necessaries and speculative goods। ये 7 exception है, मतलब इन पे law of demand work करता नहीं। फिर से एक बार बता दूं, conspicuous goods, given goods, conspicuous necessity, future expectation about price, irrational behavior of consumer, demand for necessaries and speculative goods। फिर हमने देखा था expansion and contraction of demand, increase and decrease of demand। आप सभी को बता दूं, अगर प्राइस के कारण आपकी डिमांड बढ़ी, वी कॉल्ड इट एज एक्सपांशन ऑफ डिमांड। प्राइस के कारण अगर आपकी डिमांड कम हो गई, वी कॉल्ड इट एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक ग्राफ इमेजिन कीजिए, ऊपर साइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, नीचे साइड एक्सपांशन होता है। तो प्राइस के चक्कर में अगर आपकी डिमांड पे फर्क पड़ा, वी कॉल्ड इट एज एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। प्राइस छोड़ के किसी भी और फैक्टर के कारण आपकी डिमांड पे फर्क पड़ा, जैसे इनकम, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनके कारण अगर आपकी डिमांड पे फर्क पड़ा, वी कॉल्ड इट एज इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। इन केस ऑफ एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, आप सेम डिमांड कर्व पे ईदर मूव डाउनवर्ड और ईदर मूव अपवर्ड। In case of increase and decrease in demand, your demand curve shift to right when demand is increased, when demand curve shift to left when demand is decreased। Yes or no? So अगर प्राइस के अलावा किसी भी और रीजंस की वजह से डिमांड पे फर्क पड़ा, we called it as increase और decrease in demand। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कई रीजंस की वजह से हो सकती है। इनकम इलास्टिसिटी, मतलब इनकम का डिमांड पे फर्क पड़ना। एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी, मतलब एडवर्टीजमेंट के चक्कर में हमारी डिमांड चेंज हो जाना। प्राइस इलास्टिसिटी, मतलब प्राइस के चक्कर में हमारी डिमांड चेंज हो जाना। अनलेस अदरवाइज स्पोकन, वी ऑलवेज मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि प्राइस के चक्कर में आपकी डिमांड चेंज हो रही है। यस, सबसे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आपके प्राइस के कारण आपकी डिमांड पे कोई भी फर्क पड़ता है, वी कॉल्ड इट एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे पहले तरीके का इलास्टिसिटी होता है या प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर किया जाता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसे एक और फॉर्मूले से यूज किया जा सकता है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। ये फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है। जो इलास्टिसिटी होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। पहला, अगर आपके प्राइस के चक्कर में आपके डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वी कॉल्ड इट एज ईपी इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स इट इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। यहां पे जो कर्व होता है, इट इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। यस, इसके बाद में अगर आपके प्राइस के चक्कर में हमारी डिमांड अनलिमिटेड तक के जाती है, वी कॉल्ड इट एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, दैट इज ईपी इज इक्वल्स टू अनलिमिटेड। दैट मीन्स योर कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तीसरा, अगर आपके 10% प्राइस चेंज होने पे मेरा 10% डिमांड चेंज हुआ, वी कॉल्ड इट एज यूनिट इलास्टिक डिमांड। और यहां पे आपका जो कर्व होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व होता है। नेक्स्ट, अगर आपके प्राइस 10% से चेंज होने से हमारी डिमांड 10% से ज्यादा चेंज हो जाती है, लेट्स से 20%, वी कॉल्ड इट एज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड,
दैट इज ईपी इज ग्रेटर देन 1, और यहां पे आपका जो कर्व होता है ये फ्लैटर कर्व होता है। इसके बाद रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, अगर आपकी प्राइस 10% चेंज करने पे डिमांड 5% से चेंज हुई, दैट इज ईपी इज लेस देन 1, हम इसे कहते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। और यहां पे जो आपका कर्व होता है ये स्टीपर कर्व होता है। यस, ये कैसा कर्व होता है? स्टीपर कर्व होता है। इसके आगे मैं आपको बता दूं, जो डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी है इसको 4 तरीके से मेजर किया जा सकता है। पहला परसेंटेज या प्रोपोर्शनल मेथड, दैट इज परसेंटेज चेंज इन प्राइस अपॉन परसेंटेज चेंज इन, यस, परसेंटेज चेंज इन, बोलो जल्दी से, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दूसरा मेथड है टोटल आउटले मेथड। टोटल आउटले मेथड को टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या तो सेल्स रेवेन्यू मेथड भी कहा जाता है, दैट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी इज टोटल आउटले मेथड आपको देखने को मिलता है। यस, तीसरा मेथड है इसको चेक करने का जियोमेट्रिक मेथड, दैट इज पॉइंट मेथड। इसमें हम हमारा फॉर्मूला यूज करते हैं लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। एंड लास्ट आपका होता है आर्क मेथड। आर्क मेथड सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। Q1 माइनस Q2 प्लस Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2 वाले फॉर्मूले से आप आर्क इलास्टिसिटी निकाल सकते हो। आर्क इलास्टिसिटी को एवरेज इलास्टिसिटी भी बोला जाता है, इसे मिड पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी भी बोला जाता है। इसके बाद हम चलते हैं काय के ऊपर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको बताता है अगर आपकी इनकम चेंज हुई तो डिमांड पे कितना फर्क पड़ेगा। द फॉर्मूला इज चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन वाई इंटू वाई अपॉन क्यू। प्राइस के जगह वाई यूज कर दीजिए, आपका कॉन्सेप्ट आ जाएगा। यस, इसके बाद यहां पे भी हमारी इनकम इलास्टिसिटी भी वही 5 तरीके की होती है। ईपी इज इक्वल टू 0 जिसको हम परफेक्टली इन इलास्टिक कहते हैं, ईपी इज इक्वल टू अनलिमिटेड जिसको हम परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं, ईपी इज इक्वल टू 1 जिसको हम यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं, ईपी इज इक्वल टू मोर देन 1 जिसको हम रिलेटिवली इलास्टिक कहते हैं, ईपी इज लेस देन 1 जिसको हम रिलेटिवली इन इलास्टिक कहते हैं। यस, इसके बाद में आती है क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी तब वर्क करती है जब हम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट दैट मींस अगर आपके प्राइस बढ़ी तो सब्स्टिट्यूट की डिमांड में क्या चेंज आएगा, हम इसे क्रॉस इलास्टिसिटी से मेजर करते हैं। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, दैट इज क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ y इनटू प्राइस ऑफ y अपॉन क्वांटिटी ऑफ x। इस फॉर्मूले से भी आप इसको निकाल सकते हैं। फिर आता है एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी, कि एडवर्टीजमेंट किसी प्रोडक्ट के आने की वजह से आपकी डिमांड पे क्या फर्क पड़ा, इसे हम मेजर करते हैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। यस और नो, याद रखें। इसके बाद हम आते हैं डिमांड फॉरकास्टिंग के ऊपर। हमें हमारी डिमांड को क्या करना होता है, फॉरकास्ट करना होता है, प्रोबेबली कितनी डिमांड हमको लगने वाली है, ताकि उस हिसाब से हम हमारे सारे रिसोर्स क्या कर सके, मैनेज कर सके। वाई डिमांड फॉरकास्टिंग इज इंपॉर्टेंट, प्रोडक्शन, सेल्स एंड इन्वेंट्री प्लानिंग के लिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए। यस, किस किस तरीके की फोरकास्टिंग होती है, एक होती है मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग बहुत बड़े लेवल के लिए, इंडस्ट्री लेवल फोरकास्टिंग पूरे इंडस्ट्री के लिए, फर्म लेवल फोरकास्टिंग किसी भी एक फर्म की डिमांड के लिए। फिर आती है शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग, लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग जनरली 6 महीने से 1 साल की होती है, लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग उससे ऊपर की होती है। फिर हम डिमांड को कई डिस्टिंक्शन करते हैं, एक होता है प्रोड्यूसर गुड्स, दूसरा होता है कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स वो होते हैं जो दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए लगते हैं, दैट इज मशीन। कंज्यूमर गुड्स जो हम कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं। दूसरा होता है ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो बहुत लॉन्ग टर्म तक के नहीं टिकते, ड्यूरेबल गुड्स जो काफी लॉन्ग टर्म तक के टिकते हैं, जैसे टीवी एंड फ्रिज। फिर आता है डिराइव्ड डिमांड, ऑटोनोमस डिमांड। डिराइव्ड डिमांड किसी प्रोडक्ट के यूज के कारण दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड अराइज होना, जैसे चूना फॉर टबैको। ऑटोनोमस डिमांड जैसे ऑटोमेटिक किसी की डिमांड अगर अराइज हुई है तो हम उसे ऑटोनोमस डिमांड कहते हैं। फिर होता है शॉर्ट टर्म डिमांड एंड लॉन्ग टर्म डिमांड एटसेट्रा। यस, चलिए फिर हम लोगों ने देखा इसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स है जो ड्यूरेबल गुड्स को अफेक्ट करते हैं। ड्यूरेबल गुड्स को अफेक्ट करता है भैया प्राइस, फैसिलिटी, रिप्लेसमेंट ऑफ डिमांड, जबकि प्रोड्यूसर गुड्स को अफेक्ट करता है चेंज इन प्राइस, प्रॉफिट मेकिंग पर्सपेक्टिव एंड टेक्नोलॉजी। यस सर, थैंक यू सो मच, टेक केयर। भाई साहब
मजा आया नहीं आया? पूरा कॉन्सेप्ट आपका 12 मिनट के अंदर में पूरा यूनिट खत्म है ब्रो। कल क्या करेंगे? कल सप्लाई कर देंगे, मतलब चैप्टर नंबर 2 पूरा खत्म। चैप्टर नंबर 5 हो गया होगा, चैप्टर नंबर 1 पकड़ के कभी भी कर देंगे। तुम अगर मेरे को और 5 मिनट दो तो चैप्टर नंबर 1 10 मिनट में खत्म करता हूं। बोलो क्या करना है? चल जाएगा अभी? वेरी गुड बेटा, अभी कर लेते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, अभी कर लेते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, अभी कर लेते हैं। से यस। देखो तुम्हारी इच्छा अभी ही हो रही है, नहीं हो रही है अभी? देखो थोड़ी सी हो रही है, देखो थोड़ी और ज्यादा बढ़ गई है, नहीं हो रही है? चलो जी, मिलता हूं आपसे कल। बाय बाय एंड टेक केयर। थोड़ा सा हमारे लिए भी सपोर्ट कीजिएगा सर, मेरे लिए टेक्निकली, क्योंकि मेरा लेक्चर 1 बजे खत्म हो जाता है। सिर्फ आप लोग का लेक्चर लेने के लिए मैं 6:30 बजे तक रुका रहता हूं कि यार तुम लोगों का एटलीस्ट ऑडियो रिवीजन हो जाए, एमसीक्यू हो जाए, ताकि बच्चे इसे कनेक्ट बना रहे। यार बच्चे का जिस तरह से बेनिफिट हो सकता है उतना बढ़िया है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।